हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बढ़िया एकदम। इसी होप के साथ मैं गरिमा राठौर आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा, हम लोग हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन स्टडी कर रहे थे। और विद्युत रसायन में अब हम काफी कुछ बातें जान चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। आई होप डेली आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और ये सोच रही हूँ कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख के यहाँ पर आए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस देख के फिर यहाँ आए, अदरवाइज समझ नहीं आएगा टॉपिक। हमारा जो टॉपिक लास्ट क्लास में चल रहा था वो था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ओके। और फैराडे के नियमों से संबंधित मैंने जो आपको नॉलेज दिया था वो ये था कि दो नियम हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, और इन दोनों नियमों में हमें क्या पता चलेगा, विद्युत अपघटन जो है उसका मात्रात्मक पक्ष जो है वो फैराडे जी ने सबसे पहले हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो वो जितना भी उनका डेटा था, जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था, वो हम दो नियमों के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला नियम हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। और वो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सा नियम है जो आपको मात्रा के बारे में बताता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यदि आपके पास इलेक्ट्रोडों पर कोई भी पदार्थ जमा होता है तो वो कितनी मात्रा उसकी जमा हुई है, ये आपको पता लगाने में हेल्प करता है फैराडे का पहला नियम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम से, जो फर्स्ट नियम से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के, आपके बोर्ड एग्जाम के, वो सारे के सारे फैराडे के सेकंड लॉ पे बेस्ड ही आते हैं। फर्स्ट लॉ का या तो कथन या तो फॉर्मूला, ये दो ही चीजें पूछी जाती है। लेकिन यदि कोई आंकिक प्रश्न आया है, कोई न्यूमेरिकल आया है, तो वो सॉल्व करने में आपको आपका फैराडे का सेकंड लॉ ही आपकी हेल्प करेगा। ओके एवरीबॉडी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडे के सेकंड नियम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ओके एवरीबॉडी, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। फैराडे के नियमों की हम बात कर रहे हैं, सेकंड नियम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम आप देख के आए हो, तो उसके साथ हम लोग सेकंड नियम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो वो देख के आए ताकि आपको ये नियम भी अच्छे से समझ आए। तो द्वितीय नियम में क्या बातें कही गई है ये देखिए। धारा की मात्रा समान होने पर, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले इस नियम का, फिर हम लोग इसका जो स्टेटमेंट है उस पर चलते हैं। अब क्या हुआ, कल हम लोग मिल चुके हैं फैराडे से, और फैराडे ने जो बात बताई वो आधी हमने सुन ली। कि क्या सुन लिया कि हमने सपोज जैसे हमने ये ले लिया है, कोई विद्युत अपघटनी सेल है हमारे पास, लो जी भाई ये आ गया विद्युत अपघटनी सेल। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और दूसरा यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने फैराडे से पूछा भाई आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया। उसने हमें बताया कि भाई अगर आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मैंने किया है और इन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो आपके पास इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ विक्षेपित होगा उसकी मात्रा आप पता लगा सकते हैं, m बराबर ZIT। ये मात्रा किसके समानुपाती होती है? m समानुपाती होता है, क्योंकि ये बात उसने हमें कल बता दी थी। हम लोग बड़े खुश हो गए, हमने आके एक्सपेरिमेंट कर लिया। लेकिन हम सभी साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट का जो दिमाग है वो शांत नहीं बैठता है, नहीं बिल्कुल नहीं बैठता है। तो हमने क्या किया, घर पे आके एक्सपेरिमेंट किया, हाँ रिजल्ट सेम मिला, हम लोग खुश हो गए, अरे वाह भाई हमें नई बात पता चल गई, प्रूव भी कर लिया। लेकिन एक और नई बात दिमाग में आती है कि अगर मैं समान आवेशी जो Q है, यानी समान जो धारा है I, वो समान समय के लिए अलग अलग विलयनों में से प्रवाहित करूं, तो हम ये प्रश्न हमारे मन में आया और ये लेके हम फिर से पहुंच गए फैराडे जी के पास कि भाई हमारे मन में ऐसा आ रहा है। तो फैराडे ने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रश्न हमने पूछा उसी के अकॉर्डिंग अपना सेल डिजाइन किया, अलग अलग विलियन लिया, अलग अलग पात्र लिया, सभी में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाई, सभी इलेक्ट्रोडों सभी विलियनों से समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसका इंट्रोडक्शन में, मतलब जरूरी नहीं है आप एज इट इज इसको लर्न करो, समझ लो बात को, अपने वर्ड्स में आप लिखो, बेटर यही रहेगा कि द्वितीय नियम कब दिया गया, क्यों दिया गया। कि पहले नियम से ये पता चल जाता है कि पदार्थ की जो भी मात्रा है वो आवेश के समानुपाती है। अब हम कहते हैं कि भाई हम अलग अलग पदार्थ ले रहे हैं, अलग अलग सेल ले रहे हैं और सभी में से समान समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और समय भी समान है, तो मात्रा क्या होगी ये हमें बताइए। समझ रहे हो बात को? तो ये बात
सोचने पर, इस बात का उत्तर सोचने पर फैराडे को हमने मजबूर कर दिया और फैराडे ने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। अलग कैसे होगा भाई, हम लोग प्रश्न ही दूसरा पूछ रहे हैं, अलग अलग विलयनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अलग अलग विलयनों को लेना पड़ेगा और हम अलग अलग विलयन को एक सेल में तो डाल नहीं सकते, तो अलग अलग सेल यूज करने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, कुछ 3-4 विलयन बनाए, 3-4 विलयनों को अलग अलग सेल में भरा, सभी को श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया, सुन रहे ध्यान से, सभी को श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया और एक ही बैटरी से जोड़ दिया। अब यदि एक बैटरी है तो समझ गए आप, आवेश समान और टाइम भी सभी में समान रहेगा। उस समय क्या रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातें पता चली फैराडे को, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। क्लियर है बात। तो एक्सपेरिमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहेगी कि द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है, एक से नहीं कई प्रकार के विलयनों से संबंधित है। क्लियर है बात। तो देखिए क्या कथन है इसका, धारा की मात्रा समान होने पर विद्युताग्रों पर जमा पदार्थ या फिर हटे पदार्थ की मात्रा उस तत्व के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। किसके? तुल्यांकी भार के। क्लियर होगी बात? नहीं क्लियर होगी, आपको एग्जाम्पल देखिए मैं बताऊंगी, ऐसे बात नहीं समझ आएगी। लेकिन जो कथन आप अगर सीधा सीधा आपके आ जाता है कि द्वितीय नियम बताइए, तो आपको कथन लिखने के लिए ये जो शब्द है तुल्यांकी भार, ये तो बेटा एज इट इज यूज करना पड़ेगा, ये आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। तो जहां पहले हमने बात की थी पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, आवेश के, तो हम तो आवेश तो समान ही रख रहे हैं। फिर मात्रा किसके समानुपाती हो जाएगी जी, क्या समान मात्रा मिलेगी, क्या अलग अलग मिलेगी? ये तो बात, यही तो बात हमें सोचनी है कि हमें ये पता है कि मात्रा उतनी ही होगी जितना आवेश, आवेश समान यानी मात्रा भी समान, लेकिन यदि पदार्थ अलग अलग है, जो निक्षेपित हो रहा है, जो पदार्थ विसर्जित हो रहा है, वो पदार्थ ही अलग अलग है, यानी हमने अलग अलग सेल ले लिए 3-4, उनमें से हम समान आवेश की बात करते हैं भाई, तब मात्रा का क्या हाल होगा? क्या मात्रा सभी की समान डिपॉजिट होगी, क्या मात्रा सभी की समान विसर्जित होगी, या कुछ और, या कुछ और? तो रिजल्ट क्या निकला कि मात्रा बिल्कुल हमें मिलेगी, बिल्कुल मात्रा मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ चेंज होगा कि अब मात्रा किसके समानुपाती हो जाएगी, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, यानी जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा वो पदार्थ ज्यादा मात्रा में निक्षेपित होगा। समझ आ गई बात? सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको ये नियम बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस नियम में, इस नियम के कथन में। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उनको करने की भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये नियम का स्टेटमेंट और फॉर्मूले अच्छा से समझना पड़ेगा। उसके बिना हम ये नहीं मान सकते कि हाँ अब हमें क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम कर लेंगे, ये अभी हम नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं द्वितीय नियम से। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? तो क्या पता चला हमें सेकंड नियम में कि यदि हम समान आवेश, समान धारा, समान समय तक अलग अलग विलयन से प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक पदार्थ की जमा होने वाली मात्रा या विसर्जित होने वाली मात्रा किसके समानुपाती होगी? इस बार आवेश और समय समान है, किसके समानुपाती? तुल्यांकी भार के समानुपाती। तो ये तो आपको पता है ना कि हर पदार्थ का तुल्यांकी भार अलग होता है, तो इसलिए मात्रा भी अलग अलग होगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन अलग अलग मतलब ये नहीं 1 2 3 4 5 कैसे भी नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो समानुपाती है तुल्यांकी भार के। क्लियर हो गई बात? तो ये शब्द आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सेकंड नियम से जो हमें मिला है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? तुल्यांकी भार कह रहे हैं। क्लियर हुई है बात आपके दिमाग में सभी के? आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, किसकी बात कर रहे हैं? तुल्यांकी भार। ये पढ़ना पड़ेगा हमने, जब ये शब्द पढ़ लिया है तो क्या मतलब है? देखिए, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके मोलर द्रव्यमान को एक पूर्णांक से भाग देने पर मिलता है। एक पूर्णांक, पूर्णांक कौन सा होगा ये मुझे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना है। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा गया है, एक पूर्णांक, यह पूर्णांक इस बात पर
निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया करता है ये हम कब चेक करने बैठेंगे भाई, कौन सी रासायनिक क्रिया करता है कौन सी नहीं। इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एक मेथड निकाला है जिससे आपको जो पूर्णांक कहा गया है इसके बारे में पता चल जाए। देखो अभी जो बात समझ में आई है वो क्या पता चली है आपको कि तुल्यांकी भार, यदि हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के संबंध में तो आपको कैसे ज्ञात करना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कुछ नहीं है, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ले लो, अणु भार ले लो, यदि अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, और यदि पूरा यौगिक है तो उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, शॉर्ट में लिख देती हूँ परमाणु भार। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है किसी एक पूर्णांक से। अभी जो पूर्णांक है ये क्या चीज है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, तो कौन से को किस पूर्णांक से डिवाइड करना है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगी इस चीज को कि ये पूर्णांक जो है ये क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि किस दिए गए तत्व के साथ, परमाणु के साथ, अणु के साथ या यौगिक के साथ हमें कौन सा पूर्णांक यूज करना डिवाइड करने के लिए। क्लियर है बात? आई होप आपको जो स्टेटमेंट जो आपको सामने दिख रहा है वो समझ आ गया है अच्छे से। और द्वितीय नियम कब दिया गया, क्यों दिया गया, क्या कारण है, ये समझ आ गया है। क्लियर है? तो इसी सोच के साथ हम आगे चलते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम का कथन हमारे दिमाग में क्लियर है, आगे देखते हैं और क्या क्या ऐसी बातें जो हमें द्वितीय नियम से पता चलने वाली है। तो फैराडे के नियमों को संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, नियमों को यानी फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों को हम एक साथ में इस प्रकार लिख सकते हैं। एम से क्या बताई थी हमने, पदार्थ के निक्षेपित होने की या विसर्जित होने की मात्रा किसके समानुपाती थी, आई टी यानी क्यू के, तो ये क्यू आ गया यहाँ पे, एम अपॉन जेड इंटू एफ, ये आया है हमारे सेकंड नियम से। किससे आया है, सेकंड नियम से। अब मैं थोड़ा सा आपको सेकंड नियम का जो पिक्चर है वो दिखा के आपको उसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ डिटेल में, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आया है ये क्यों आया है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊंगी, ध्यान से उसको सुनेंगे और समझेंगे। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं फैराडे के सेकंड नियम की। ओके एवरीबॉडी, फैराडे के सेकंड नियम में जो हमें क्या बताता है, क्या सुना अभी हमने कि आई यदि समान है, समान धारा ले ली, ठीक है भाई, टी यानी समय भी समान है, लेकिन अंदर किस चीज का है, हमने अलग अलग पदार्थ लिए हैं। क्लियर हुई बात? अलग अलग पदार्थ में से धारा प्रवाहित करनी है, समान धारा समान समय के लिए, तो पदार्थ हमारे हो गए भिन्न भिन्न। ओके, अब अगर मुझे पदार्थों को लेना है तो मैं एक सेल में तो ले नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, 2-3 सेल ले लिए। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक सेल ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये मैंने एक सेल ले लिया जिसमें मैंने लिया हुआ है, सपोज करके आप मान लो कि मैंने NaCl का विलयन इसमें लिया हुआ है। दूसरा सेल मैं यहाँ ले लेती हूँ जी, जिसमें मैंने क्या किया, NaCl नहीं लूंगी, अब मैं लूंगी कोई दूसरा विलयन। हमने ये तो पढ़ा है ना, अलग अलग विलयनों में से समान धारा प्रवाहित करने पर, ये ले लिया मैंने AgNO3 का। क्लियर हो रही है बात आपके दिमाग में? चलो एक और ले लेते हैं, एक और सेल ले लिया, इसमें मैंने कोई तीसरा विलयन भर लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया H2SO4 का। ठीक है, कोई फर्क नहीं, कोई भी विलयन हमने लिया। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को सेल बनाया, एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल दी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे, 2 इस वाले सेल में डाल दी और 2 इस सेल में भी मुझे डालनी पड़ेगी, कंप्लीट तो करना पड़ेगा सेल को। अब क्या करना है, इनको सभी को समान बैटरी से जोड़ना है। ये लीजिए जी, बैटरी आ गई आपके पास, ये लीजिए, ठीक है। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ये आ गया, इसको जोड़ दिया और यहाँ से इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बात? इस तरह का कुछ उसने अपैरेटस अपना डिजाइन किया था, इस तरह के इक्विपमेंट के साथ उसने अपना प्रयोग किया। तब उसने क्या देखा कि यदि मैं समान धारा समान समय के लिए NaCl के विलयन से प्रवाहित करता हूँ, AgNO3 के विलयन से प्रवाहित करता हूँ, H2SO4 के विलयन से प्रवाहित करता हूँ, तो क्या यहाँ Na जो डिपॉजिट होगा, यहाँ जो क्लोरीन गैस बनेगी, क्या उसकी मात्रा समान होगी? यहाँ जो सिल्वर जाएगा, जो नाइट्रेट आयन जाएगा, क्या उसकी मात्रा समान होगी? सल्फेट और हाइड्रोजन की मात्रा क्या समान होगी? यही हमें यहाँ पे देखना है।
तो उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि ये सोडियम की, क्लोरीन की, सिल्वर की या नाइट्रेट की या हाइड्रोजन और सल्फेट की जो भी मात्राएं हैं, जो भी मात्राएं यहाँ निक्षेपित होती हैं या विसर्जित होती हैं, वो समानुपाती होती है इनके तुल्यांकी भारों के। किसके बेटा? इनके तुल्यांकी भारों के। और तुल्यांकी भार को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। किससे? कैपिटल ई से लिखते हैं। बस यही है आपका द्वितीय नियम। क्या बताता है द्वितीय नियम? कि पदार्थों की मात्रा विक्षेपित होने वाले या विसर्जित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्लियर हुई बात? अब हमने अभी जो लास्ट में देखा था, यहाँ पे हमने बात की थी तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार को किससे लिखना है? ई से। और तुल्यांकी भार के लिए मैंने आपको बताया कि यदि परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, नीचे एक पूर्णांक। इस पूर्णांक को मैं कह देती हूँ वैलेंसी फैक्टर। जनरली वैलेंसी फैक्टर इसको सुनने में मिलेगा, कुछ लोग एक्स कारक भी कहते हैं, एक्स फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको वैलेंसी फैक्टर लिख रही हूँ, या फिर यूं कह दो संयोजकता कारक। ओके, संयोजकता कह दो या संयोजकता कारक कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है ये आपको बताएगा तुल्यांकी भार के संबंध में। किसके बारे में? तुल्यांकी भार के बारे में आपको बताएगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? ये जो वैलेंसी फैक्टर है इसको मैं VF लिखूंगी शॉर्ट में। अब आगे से मैं इसको क्या लिखूंगी? VF वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो संयोजकता फैक्टर है, जो वैलेंसी फैक्टर है, ये बेटा हर परमाणु के लिए अलग अलग होता है। समझ गए बात को? हर परमाणु के लिए अलग अलग होता है, यानी तुल्यांकी भार भी हमें अलग अलग मिलेगा। अंडरस्टूड? तो जितना तुल्यांकी भार मिला, जिसका जितना तुल्यांकी भार उतनी ही मात्रा निक्षेपित होती है। क्यों? हमने ये पढ़ लिया है सेकंड नियम में कि निक्षेपित होने वाली जो मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? अब आप बताइए कि ये जो वैलेंसी फैक्टर है हम इसे कैसे पता लगाएं? हमें नहीं पता कि तुल्यांकी भार तो हमें निकालना पड़ेगा। कई बार प्रश्न में हमसे तुल्यांकी भार के बारे में ही पूछ लेते हैं, तो हम वो कैसे याद करेंगे? तो हमें तो पता है कि इसका फॉर्मूला होता है परमाणु भार या अणु भार बटे वैलेंसी फैक्टर। लेकिन ये वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है, तो मैं आपको इसके लिए डिटेल में थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सभी और नोट डाउन करेंगे इस बात को कि कैसे आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। इवन ये जो मैं आपको बता रही हूँ जो ट्रिक जो है वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम, हर तरह के एग्जाम में, हर तरह के क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो अच्छा रहेगा कि आप इसे नोट कर लें साथ के साथ, ताकि टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, तो आप देखिए हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें तुल्यांकी भार निकालना हो तो वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, वैलेंसी फैक्टर जो है वो निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। ठीक है, इन तीनों को सेपरेटली लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे सिंपल तरीका, यदि आपसे वैलेंसी फैक्टर नहीं पता तो आपको क्या देखना है? ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है वही वैलेंसी फैक्टर बन जाता है, यानी परमाणु भार बटे ऑक्सीकरण अंक। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक के लिए यदि आप ऑक्सीकरण अंक की बात करना चाहते हैं तो कॉपर के लिए क्या होता है? +2, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया जी? 2 हो गया। क्लियर है बात? दूसरा जो तरीका, यानी कुछ जगहों पर, सभी पे नहीं, कुछ जगहों पर मैं क्या कर सकती हूँ? ऑक्सीकरण अंक की सहायता से भी वैलेंसी फैक्टर का मुझे पता चलता है। लेकिन अगर ऑक्सीकरण अंक पता हो तो ठीक है। कई बार क्या होता है ऑक्सीकरण अंक नहीं पता चलता तो वैलेंसी फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? ये वाला जो मैं भी आपको बता रही हूँ, सेकंड मेथड आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। ऑक्सीकरण अंक में जो भी परिवर्तन हुआ है वो आप देख कर पहचान करके कितना परिवर्तन हुआ। आई थिंक आप ये जानते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन किस प्रकार निकाला जाता है, तो आप ये निकाल कर बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसमें भी एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऑक्सीकरण अंक में आपको परिवर्तन निकालना है और आपको एग्जाम्पल दे दिया कि MnO4 है आपके पास, MnO4 माइनस से जो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। अब आप यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक इसका निकालते हैं तो निकलता है +7, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है +2 है। तो
तो ऑक्सीकरण अंक का परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। कितना हो रहा है? 5। कितने अंकों का परिवर्तन हुआ है? 5। यानी ये जो 5 यहाँ पे नंबर आया है, ये क्या है? यहाँ जो अपॉन में हमें यूज करना है, जो वैलेंसी फैक्टर के फॉर्म में हमें यूज करना है, जिसे हमने पूर्णांक लिखा था। समझ में आ रही है ना? देखो कॉपर के लिए 2, वो पूर्णांक 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज के लिए 5 हुआ है। अंडरस्टूड? तीसरा जो तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है, आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं यदि आपको पता हो किसी परमाणु विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या। विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या क्यों कह रही हूं मैं ये बात, थोड़ा सा आप देखिए। यदि मैं बात करती हूँ HCl में कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? विस्थापित लिख दो या उपस्थित लिख दो, ठीक है। तो HCl में कितने हाइड्रोजन है? 1। चार्ज कितना है? +1, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की, तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 जो विधियां है, बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। और वो निकालने के बाद ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, उसके लिए अभी आपको एक फॉर्मूला और पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर क्यों पढ़ा है? तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तुल्यांकी भार की बात कब आई? जब हमने फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ लिया था, ठीक है। द्वितीय नियम में हमें ये पता चला कि जो मात्रा होती है पदार्थ की, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा या विसर्जित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है, वो के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो तुल्यांकी भार भी निकालना पड़ सकता है ना, पता तो होना चाहिए तुल्यांकी भार क्या होगा। तो वो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, जिसमें 3 विधियां हो सकती है। ऑक्सीकरण अंक सीधा भी वैलेंसी कारक यानी संयोजकता, यूं समझ लो, ठीक है। तो कॉपर में बात की संयोजकता तो है वो सीधा सीधा। अगर वो आपको नहीं पता चल रहा नहीं है तो कुछ ऐसे भी यौगिक हो सकते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अंक का जो परिवर्तन होता है, यदि हमें वो पता चल जाता है तो इट मीन कि हमें डायरेक्टली वो जो नंबर आया, जो परिवर्तन हुआ है, हम उसे एज इट इज यूज कर सकते हैं फॉर वैलेंसी फैक्टर। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा तुल्यांकी भार के लिए? मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान रहे, कनेक्शन में कनेक्ट करके रखें अपने आप को, लिखते रहें ये सब चीजें। तीसरा जो तरीका है हाइड्रोजन की संख्या का, यदि आपको पता है विस्थापित हो सकने वाली जो हाइड्रोजन है वो, अब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो रिप्लेस हो सकता है, जो विस्थापित हो सकता है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना हो गया? सिर्फ एक। सल्फ्यूरिक अम्ल का मैंने आपको मेंशन कर दिया कि कितने हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, वो है 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे VS कितना हो गया? 2। क्लियर हो गई इतनी बात सभी के दिमाग में? ओके एवरीबॉडी, चलिए आगे चलते हैं। एक और टॉपिक है जो मैं थोड़ी देर बाद आगे आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। तो इतनी टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। M किसी विद्युताग्र पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान है। M से आपको पता है, हमने कल भी ये बात डिस्कस कर ली है। M से हमने किसको डिनोट किया था? भाई? हमने M से डिनोट किया था हमारे पदार्थ को, किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था। तो ये M क्या है? उस पदार्थ की मात्रा ही है और कुछ नहीं है। क्लियर हुई बात? ओके। फिर देखिए Q के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। Q विलयन से होकर प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा, कल मैंने आपको बताया था और आप लोगों को ध्यान भी है। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। ये आ गया। F क्या है? फैराडे नियतांक, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, बट हम हमारे इजीनेस के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोग 96500 यूज कर सकते हैं। आपको भी करनी है, इजीली कट जाएगा और आपका न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, इसे हम फैराडे नियतांक कहते हैं, ये बात भी क्लियर है। कैपिटल M क्या है? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, जो हमें ज्ञात करना पड़ता है। कब? जब हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। ध्यान पड़ गया? तुल्यांकी भार का मैंने आपको बताया था, एटॉमिक वेट अपॉन M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। याद आ गई बात? M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये M क्या है? जिसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है, उसी का मोलर द्रव्यमान है। क्लियर है इतनी बात सभी के दिमाग में? आइए आगे देखते हैं Z। अब हम इस Z की बात करें, ये Z क्या है?
आयनों की संयोजकता, वैसे जनरली हमने कल Z को कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा था, ध्यान हो तो। ओके एवरीबॉडी, यहाँ पे आप Z को छोड़ के X भी लिख सकते हो, जिसे हम वैलेंसी फैक्टर कह रहे हैं, और वो क्या है यहाँ पे संयोजकता संख्या है, जो क्या दर्शाती है। हालांकि मैं आपको इसके बारे में सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ संयोजकता संख्या के बारे में, जिसे हम लोग वैलेंसी फैक्टर ही कह रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो वही वर्ड है यहाँ पे जेड से डिनोट किया, चाहे जिससे डिनोट कर लो, पता होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बात बस इतनी सी है। ओके एवरीबॉडी, आगे देखिए, जो कि दर्शाती है कि प्रति आयन कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमें पता चलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं लिख रही हूँ Cu2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लिख रही हूँ Zn+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इजंट इट क्लियर है बात आपके दिमाग में? आगे देखिए, धातव्य है कि M/Z जमा हुए पदार्थ का तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पे फिर से मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। तुल्यांकी भार ज्ञात करने का कौन सा तरीका है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। M/Z किसके लिए लिया गया? Z जो है, जिसे मैंने वैलेंसी फैक्टर कहा है, वैलेंसी कारक कहा है, और उसे ज्ञात करने की कई विधियां आपको बता दी है, कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो आई होप अब आप इजीली इससे जो ई है, ई मतलब तुल्यांकी भार है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजंट इट? मैं सही हूँ बिल्कुल? ओके, क्लियर है। M/Z मतलब तुल्यांकी भार और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं, और क्या फायदा है हमें सेकंड लॉ पढ़ने का। फैराडे के प्रथम नियम के लिए M, S तथा Z नियत है। किसके लिए? ध्यान दो, प्रथम नियम के लिए। अतः Q जितना अधिक होगा, Q मीन्स आवेश, ध्यान पड़ गया बेटा? तो मेरे ख्याल से समझ आ रही है सभी को बातें। अतः आवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक M मतलब निक्षेपित मात्रा होगी। ये तो फर्स्ट लॉ में हम पढ़ चुके हैं, हमें क्लियर भी है। अब तो कोई हमसे रात को उठा के पूछे, आधी रात को नींद से भी, कि भाई बताओ फर्स्ट नियम क्या था, तो हमें पता है, हमें क्या कहना है, M समानुपातिक Q, बस इतना सा है फर्स्ट नियम। क्लियर है बात? ओके, आगे देखिए सभी। फैराडे के द्वितीय नियम के लिए Q, F तथा Z नियतांक है, यह हमें पता है, द्वितीय नियम की बात है। अतः M/Z तुल्यांकी भार जितना ही होगा। कितना होगा? तुल्यांकी भार, ये हमने पता लगा लिया ना भाई, हमने पढ़ लिया ये बात की E बराबर क्या होता है भाई, M/Z होता है। तो यही यहाँ लिखा गया है, M/Z मतलब क्या है जी, तुल्यांकी भार है, और जितना अधिक तुल्यांकी भार उतना ही अधिक M होगा। याद आ गई बात? मैंने आपको क्या बताया, सेकंड लॉ में मात्रा किसके समानुपाती हो गई? तुल्यांकी भार के हो गई। जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा, उसकी ज्यादा मात्रा निक्षेपित होगी। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया है, जैसे वहां पे हमने सोडियम क्लोराइड AgNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, तो सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित होगा? ऑब्वियसली जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा, यानी सिल्वर 108 है, तो यही 108 ग्राम वहां पे हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, एग्जाम्पल से रिलेट करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे देखो बेटा, यदि एक साधारण स्थिति की बात की जाए जिसमें विद्युत धारा नियत रहती हो, मतलब विद्युत धारा चेंज नहीं करनी है, तो हम क्या कहेंगे, Q बराबर IT, ये हमें पता है, हम जानते हैं, कल भी डिस्कस की है ये बात हमने। और M बराबर IT अपॉन S इंटू M/Z। कहाँ से आया M/Z? इसका मतलब क्या है, तुल्यांकी भार है जी। F क्या है? फैराडे नियतांक है, यानी आवेश नियत हो गया। क्लियर है बात? आवेश नियत हो गया 1 फैराडे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो यदि हमें N निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो IT बटे S इंटू 1/Z। ये सिंपल सा रिलेशन जो है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हुई है बात सभी के दिमाग में? आइए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कॉपर जो है Cu2+, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करो। ठीक है, हमने ज्ञात करना है कॉपर के लिए तुल्यांकी भार। अब हमें पता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है M/Z, इजंट इट? इसका जो M होता है वो होता है 63.5,
और जो z है दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ 2, तो 63.5/2 ये क्या हो गया जी, कॉपर का तुल्यांकी भार। कुछ एक चीजों के तुल्यांकी भार आप याद करके रखो, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कॉपर का जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कॉपर पे ही पूछा जाता है, तो कॉपर का आप तुल्यांकी भार दिमाग में सेट ही कर लो। इसका z सेट कर लो कि 2 होता है, इसका m सेट कर लो कि 63.5 होता है, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 31.77 लिख दो, 31.7 भी लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर है? 32 भी लिख दो, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपटीशन एग्जाम में जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तब वहाँ पे ये बिग डील बन जाती है। जैसे आपको सेकंड दे दिया सिल्वर के लिए, तो सिल्वर में आपको दिख रहा है कि कितना हो सकता है इसका तुल्यांकी भार, तो वही फॉर्मूला रहेगा m/z, ठीक है। इसका m होता है 108 और z आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है 1 है, तो 108/1 बराबर हो गया 108 भी, ये लीजिए। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसमें? नो डाउट। इसी तरह से Zn2 प्लस का यदि आपसे इक्विवेलेंट वेट ही पूछा जा रहा है तो फिर से फॉर्मूला आपको वही लगाना है m/z, और इसका m आपको पता है 65/2। क्लियर है? 2 कहाँ से आया? ये यहाँ से आ गया जी। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसे धातु है जिनका जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इनका कुछ आप ध्यान रखो ताकि आपको निकालने की जरूरत ही ना पड़े। इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए m/z, एल्यूमिनियम का m जो है 27/3 कहाँ से आया है? ये रहा जी 3। क्लियर हो गई बात? एक और लिख लीजिए, जनरली जो पूछने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। 5th नंबर पे मैग्नीशियम का लिख लेते हैं, चलो Mg+2 है, जिसके लिए भी क्या होगा m/2 होगा, और इसके लिए होगा 24/2। क्लियर हो गई बात? यानी जस्ट 12, नथिंग एल्स दैन दैट। तो ये आपके जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनके बारे में जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे बता रही हूँ जिससे आपके सभी तरह के जो क्वेश्चन है सेकंड लॉ से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से समझो कि सेकंड लॉ में हमें क्या पता चला, फैराडे ने बताया तुल्यांकी भार से संबंधित, यानी एक फैराडे जो है वो किसके बराबर है? एक तुल्यांकी भार के, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर है। यूं समझ ले, इसको रिलेट तो करना पड़ेगा, तो हमने इसको यूं समझ लिया। अब हमें पता है कि जो ग्राम तुल्यांक है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट मान रही हूँ मैं, एटॉमिक वेट या अणुभार जो भी है अपॉन हमने क्या माना था, वैलेंसी फैक्टर लिखा था यहाँ पे, तो मैं वही लिख देती हूँ आपके लिए, वैलेंसी फैक्टर हो गया। अब ये किसके बराबर है? 1 फैराडे हमें पता है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलाम होता है, और ये कूलाम मतलब हमने समान धारा भाई समान समय के लिए प्रवाहित की थी, तभी तो ये बात हमें पता चली। और यहाँ पे इसका जो भार है ये m लिख देते हैं, या इसको w लिखते हैं, क्योंकि भार हमें पता होना चाहिए, m तो हम निकालेंगे जनरली w, ओके, कुछ नहीं है, ये w या m एक ही बात। क्लियर है? तो क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए यहाँ पे, और यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कितनी तरह के बनते हैं? सिर्फ 2 तरह के, सिर्फ 2 तरह के। ये सब आपको पता होता है, ये आपको पता होता है, या तो W पूछता है I और T देके, या I पूछता है T और W देके, या T पूछ लेता है I और W देके। W की जगह आप M भी लिख दोगे, कोई बात नहीं है, सेम बातें हैं। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला है इसे आप सभी नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड, या फिर यूँ कह दो कि फैराडे के नियम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ट्रिक है, ताकि आपको ये फॉर्मूला यूज करने भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया है बहुत अच्छे से, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है फैराडे के नियमों के पीछे वो आपको रिवाइज करना है। ओके एवरीबॉडी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फैराडे के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसी के साथ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे और मूव ऑन होंगे, कुछ और नई बातें, कुछ और नए कॉन्सेप्ट, कुछ और नए डेफिनेशन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे ऑन द सेम चैनल। ओके एवरीबॉडी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स।